नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में। सही उत्तर है डी 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण तथा 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण तथा 10 दोष, 4 अलंकार हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? और सही उत्तर है ए भारती। आहार यानी वाचिक और आंगिक, ये क्या है? अभिनय के भेद हैं और भारतीय इसमें भेद नहीं है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का ही प्रश्न है। अभिनय का भेद जो है भारतीय नहीं है। नाट्यशास्त्र में मूलतः 4 नाट्यवृत्तियां हैं: भारती, सात्वती, कौशिकीयम, आर्भटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार माने गए हैं: आंगिक यानी कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। तो ये महत्वपूर्ण है कि अभिनय के कितने प्रकार हैं, इससे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। प्रश्न है, लक्षणा को कहा जाता है? और सही उत्तर है ए शब्द शक्ति। लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति है। ये रस, छंद, अलंकार नहीं है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का ही प्रश्न है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों शब्द शक्तियां हैं। शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा के हैं 3 भेद: रूढ़ शब्द, यौगिक और यौगरूढ़। लक्षणा के हैं रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। और व्यंजना के भेद नहीं है। प्रश्न है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है? और सही उत्तर है बी चूलिका। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है, इसीलिए इसकी सूचना नेपथ्य से ही हो जाया करती है। नेपथ्य नहीं, पर्दे के पीछे का स्थान, जो खाली स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। विस्कंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्त में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना तथा स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना है। प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। और ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी रूढ़ा। शुद्धा, सारोपा, गौड़ीय, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है और रूढ़ा नहीं है। लक्षणा के हैं प्रयोजनवती और रूढ़ा। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? और सही उत्तर है सी च्युत संस्कारत्व दोष। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की अपेक्षा कर दी जाती है तो वहां च्युत संस्कृत दोष आ जाता है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। यह निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, जिसका रूप से शुद्ध रूप होगा निराशा, यानी अशुद्धियों का प्रयोग नहीं करना है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। सही उत्तर है बी गौणी और शुद्धा। जहां मुख्य रूप से बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा को प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करें, इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्ध हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गईं। यहाँ तलवार का अर्थ तलवार न होकर तलवार बंद सिपाही हैं। गौणी एवं शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के 2 मुख्य भेद हैं। प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? और सही उत्तर है बी अलंकार को। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है।
काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक और रीति संप्रदाय वामन, यानी प्रमुख संप्रदायों के आचार्य हैं। उनसे भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? और सही उत्तर है डी 3। यूपीपीएससी लेक्चरर 2020 यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहा जाता है? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। यानी कोई हम शब्द कह रहे हैं और उस शब्द का सीधा सीधा अर्थ हमारे समझ में आ रहा है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा, मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी का प्रयोजन से सिद्ध शब्द, यानी कोई बात सीधी ना कहकर घुमा फिराकर कहना, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। और व्यंजना, जब कोई बात कही जाए और उसका अर्थ किसी और व्यंजन से लगाया जाए, यानी व्यंग के रूप में बातों को कहना, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? सही उत्तर है सी 20। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? पंक्ति है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। और सही उत्तर है ए, माधुर्य गुण है। यहाँ पर यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है ये। उपयुक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण है, यानी कानों को मधुर लगने वाली ध्वनि उस रचना में माधुर्य गुण होता है। कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य काव्य कहलाता है, यानी जो रचना हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, जिसको सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए, उस रचना में माधुर्य गुण होता है। जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है, यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। प्रश्न है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना? ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। और सही उत्तर है डी, आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना। अपने ग्रंथ, उनका ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। इस रचना में आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। यानी काव्य है जिसमें कोई ध्वनि नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई कविता गाने के योग्य नहीं है, गेय नहीं है, तो उस कविता व्यर्थ है, बेकार है। तो कविता में ध्वनि होना आवश्यक है। आचार्य एवं काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं। भरतमुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, आचार्य भोजराज की है सरस्वती कंठाभरण, जयदेव की रचना है चंद्रालोक। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है। और सही उत्तर है बी, श्रोता। श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। शब्द शक्तियां होती हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ में बाधा, यानी कोई बात कही जा रही है, उस बात का सीधा सीधा अर्थ न प्रकट होकर बात को घुमाकर उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना, व्यंग के माध्यम से कोई बात कहना, कोई बात कही है उसका सीधा अर्थ नहीं आ रहा, कोई और अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? सही उत्तर है बी, रस दोष। ये प्रश्न एल्टीग्रेड परीक्षा 2018 में आया है। और अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की पंक्तियां हैं, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहत सब लगी। मैं पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? और सही उत्तर है सी, भावोत्कर्ष। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा उद्धव शतक की निम्न पंक्तियां हैं। ये प्रश्न एल्टीग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है कि हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहत सब लगी।
में पुनरुक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का यानी अपने भावों को छिपा नहीं पा रही हैं और बार बार पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण की संदेशा लेकर जब उद्धव आते हैं तो पूछती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है और हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। अर्थ वैमल्य प्रसादम, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? और ये प्रश्न जो आया है एल्टीगेट परीक्षा 2018 का ही प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आचार्य वामन। आचार्य वामन ने का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में गुणों की चर्चा दी है। प्रमुख आचार्य कुछ उनसे संबंधित ग्रंथ, आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, रुद्रट की काव्यालंकार, दंडी की रचना है काव्यादर्श। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? और ये प्रश्न भी एल्टीकेट परीक्षा 2018 का ही प्रश्न है और ये प्रश्न विवादित प्रश्न है। सामान्य दोष यहाँ पर जो बताए हैं वो 11 हैं, वाणी दोष 4, अन्य दोष 11। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे से समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाती हैं। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? गलत माना है। इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं? और सही उत्तर है सी, आचार्य भामह। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह हैं। भामह की प्रसिद्ध कृति काव्यालंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। प्रश्न है वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? और सही उत्तर है ए, ध्वनि संप्रदाय। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 में ये प्रश्न आया है कि वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतर हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? और ये जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत जो अरस्तु ने दिया है, अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण काव्य की आत्मा है। अरस्तु का समय 384 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व है। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं टेक्नेस, रिटोरिकेस, ये भाषा शास्त्र का एक ग्रंथ है, पेरिपोइतिकेस काव्यशास्त्र और वसीयतनामा। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? और सही उत्तर है अनुकर्ता। यानी प्लेटो कहते हैं कि कवि क्या है? कवि रचना लिखता है, किसी पर कोई कविता लिखता है, पर्वत, नदी, पहाड़ सभी, तो क्या वो अनुकरण करता है? और किसका अनुकरण करता है? ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने ही चीजें बनाई हैं। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व है। इसने प्रत्येक जगत को यथार्थ माना है। इसने आदर्श राज्य के कवियों के बहिष्कार करने की बात कही है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं इयॉन, लॉज, रिपब्लिक, सिम्पोशियन, पोलितेया आदि। प्लेटो का कथन है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। तो कथन है जो ये महत्वपूर्ण है, इस कथन से भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। प्रश्न है विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और सही उत्तर है डी, अरस्तु। विरेचन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो अरस्तु ने किया है। यूनानी में विरेचन के लिए कैथार्सिस शब्द का प्रयोग होता है। अरस्तु का कथन है कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। प्रश्न है विरेचन क्या है? और सही उत्तर है बी, मनोविकारों का शुद्धिकरण। विरेचन मनोविकार का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः दुखांत यानी त्रासदी काव्य रूप का विवेचन किया है। दुखांत ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित है। कार्य व्यापार के रूप में, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय का उद्बुद्ध कर इन भावों को उचित विरेचन करें। प्रश्न है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? और सही उत्तर है सी, क्रोचे।
अगला प्रश्न है, क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? और सही उत्तर है ए, आत्मवादी। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। इनकी मान्यताएं हैं अंतः प्रज्ञा और व्यंजना में अभेद है, अभिव्यंजना आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है, कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप है वस्तु में नहीं, कला अखंड है। सौंदर्य आंतरिक तत्व है, कला अंतः प्रज्ञा और व्यंजना में अभेद संबंध है, कला वैयक्तिक है, कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? सही उत्तर है यूरोपीय। यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्रोचे की प्रसिद्ध ग्रंथ एस्थेटिका है। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? सही उत्तर है सी, लॉन्जाइनस। अगला प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? और सही उत्तर है बी, इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट से संबंधित है। टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्वैयक्तिकता पर विचार किया। इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुई, अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द सैक्रेड वुड, ऑन पोइट्री एंड पोइट्स। अगला प्रश्न है कि काव्यशास्त्रीय आचार्यों का कालानुसार सही अनुक्रम है? और सही उत्तर है डी, वामन का समय है 8वीं शती, काव्यालंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। आनंदवर्धन 9वीं शती, ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त 10वीं, अभिनव भारतीय, ध्वन्यालोक लोचन। मम्मट का है 11वीं शती, काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? और सही उत्तर है डी, अस्तित्ववाद। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में ये प्रश्न आया है कि नीत्शे का जो संबंध है वह अस्तित्ववाद विचारधारा से है। यह जर्मनी के दार्शनिक थे, यानी कहाँ के थे? जर्मनी के। ये प्रश्न भी आता है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड हैं। मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स, तो यानी प्रवर्तक हैं जो उनसे भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।